मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैंने प्रश्न दिया है वो एसएससी यूडीसी एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया था और आज का प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हमारे इस प्रोग्राम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जितनी बार देखें उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज भी फिर वहीं लगभग 10 मिनट की वीडियो और अंत तक देखने की गुजारिश। तो मैं समझता हूँ कि आपने हमारे सारे प्रश्नों को बना भी दिया होगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज प्रश्न संख्या 236 और देखिए प्रश्न संख्या 236 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 236 कहता है, प्रश्न संख्या 236 कह रहा है कि द जज इन हिम prevailed upon the father and he sentenced his son to death। देखिएगा, नियम है कि जनरली जो है फादर मदर और ये सब चीज़ों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है फादर FATHER फादर इन हिम। क्या मैंने लिखा? फादर इन हिम। तो यहाँ फादर का मतलब पिता नहीं होगा, उसके अंदर पिता की जो भावना थी वो थी। तो ये चीज़ समझना है। और दूसरा चीज़ समझना है कि यदि प्रीपोजिशन लग जाता है ना, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन के पहले हर हालत में जो है द का प्रयोग होता है। तो यहाँ फादर इन हिम अगर लिखा हुआ है तो ये गलत है। यहाँ फादर इन हिम के स्थान पर द फादर इन हिम होगा। सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है जज इन हिम, माने जज वो नहीं है, उसके अंदर जो जज की भावना है उसकी बात की जा रही है। तो इस स्थिति में यहाँ पर सही जो सेंटेंस होगा वो होगा द जज इन हिम। ये होना चाहिए था। अगर ये नहीं, इसलिए जो है यहाँ पर सेंटेंस में जो है ये जो दिया है 236 का वो ए सेक्शन में दिया है। यहाँ जज के पहले जो है द का प्रयोग होगा। अब ये समझेंगे कि सेंटेंस का मतलब हो क्या रहा है। थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है। इसका मतलब हो रहा है कि जज इन हिम, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर। इसका मतलब हुआ कि उसके भीतर का न्यायाधीश ने पिता पर विजय प्राप्त की। उसके भीतर के न्यायाधीश ने, है ना, पिता पर विजय प्राप्त की। एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। और उसने अपने बेटे को जो है, जज ने जो अपने बेटे को क्या दिया? मृत्यु का दंड दिया। तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न संख्या 236 बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था। आप इसे समझ भी गए होंगे। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 237 की ओर। प्रश्न संख्या 237 क्या कहता है? देखिए 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। देखिएगा, आप समझते होंगे जनरली ये नियम है ना कि यदि प्रीपोजिशन लगा हुआ रहता है तो प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार जो है वर्ब और वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल होता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन समझते हैं, जिसमें नॉमिनेटर और डोमिनेटर रहता है, जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, इसी के अनुसार जो है वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल होता है। इसके अनुसार यहाँ पर होगा। अब ये देखिए यहाँ लिखा 9/10, तो 9/10 का मतलब हो गया 9/10, है ना। तो 9/10 हो गया तो 9/10, है ना। और इसके बाद देखिएगा क्या आ रहा है? पिलर आ रहा है। तो पिलर है जो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन रहने के कारण यहाँ पर जो हैव का इस्तेमाल किया है वो गलत है। यहाँ पर हैव का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि हैज़ का इस्तेमाल होगा। तो प्रश्न संख्या 237 का जो एरर है किस सेक्शन में है? वो सी सेक्शन में एरर है। यहाँ हैव के स्थान पर यदि आप हैज़ कर देते हैं तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 238 की ओर। प्रश्न संख्या 238 क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 238 कह रहा है कि वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। अब समझिए यहाँ एक शब्द लिखा है टेलीविजन। जब अगर गिनती का भाव व्यक्त हो, है ना, जब हम टेलीविज़न हो गया या रेडियो हो गया, ये सारी चीज़ों से यदि गिनती आविष्कार वाली चीज़ें हैं, तो यदि इससे गिनती का भाव व्यक्त होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे मैंने एक टेलीविज़न खरीदा, तब आप बोलेंगे आई हैव बॉट ए टेलीविज़न। जब खरीद बिक्री का भाव व्यक्त होगा तब। लेकिन जब खरीद बिक्री का भाव व्यक्त नहीं हो तो जितने भी आविष्कार हैं उसके पहले जो है द का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर टेलीविज़न के पहले जो है द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए यही पर सेंटेंस जो है गलत है। तो प्रश्न संख्या 238 का जो आंसर होगा वो बी सेक्शन में होगा, है ना। और टेलीविज़न के पहले क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न संख्या 238 आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे प्रश्न संख्या 239 की ओर। प्रश्न संख्या 239 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता है आवर एफर्ट्स आर एम टू bring about a reconciliation
रिकन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह, और पूरा ब्रिंग अबाउट रिकन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह करवाना, है ना। तो कहता है आवर एफर्ट्स, एफर्ट्स देखिए प्लूरल नाउन है, इसके साथ आर का प्रयोग क्या है, एम्ड टू ब्रिंग अबाउट, और एम्ड का मतलब होता है लक्षित होना, है ना। तो होता है कि हमारे प्रयास सुलह करवाने के लिए, हमारे प्रयास सुलह करवाने के लिए क्या है, लक्षित है। तो मेरे समझ से सेंटेंस में कहीं पर भी एरर नहीं है, सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 239 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो चलिए मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे, और आज मैं बढ़ रहा हूँ आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है, देखिए समझते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो समझिए कि आप एरर में गलती कर बैठेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एरर में गलती न करें, आपका जितना भी एरर हो वो बिल्कुल ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ लिखा है 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अब देखिएगा समझने वाली बात क्या है कि अंग्रेजी का नियम है कि सबसे पहले नाउन अगर आ गया तो नाउन के पहले जो होता है क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हुआ है तो एडवर्ब का प्रयोग कहाँ होता है, तो एडजेक्टिव के पहले होता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या देखना है, क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या है, क्रिटिकल जो है ना, क्रिटिकल जो है एडजेक्टिव है। क्रिटिकल क्या है, एडजेक्टिव है। और ये जो कंडीशन है CONDITION, कंडीशन क्या है, नाउन है। अब देखिए इसने क्या किया है कि एडजेक्टिव को पहले, एडजेक्टिव को बाद में लिखा है, नाउन को पहले कर दिया। यही गलत है, ये कंडीशंस क्रिटिकल जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है। उसको आप सही करेंगे तो हो जाएगा क्रिटिकल कंडीशन, पहले एडजेक्टिव आएगा उसके बाद नाउन आएगा, यानी क्रिटिकल इस साइड आ जाएगा और कंडीशन जो है इस तरफ चला जाएगा। तो 3 क्रिटिकल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये सही सीरियल है इसका। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको प्रश्न संख्या 240 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 240 का जो आंसर होगा वो ए सेक्शन में होगा। कंडीशन क्रिटिकल के स्थान पर क्रिटिकल कंडीशन का इस्तेमाल होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का कड़ी भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी ये कड़ी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, और व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो हमारे इस प्रोग्राम के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए आज की कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।